हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर आपके बीच में हाजिर हूँ जितेंद्र शर्मा साइंस की टॉपिक लेके। और साइंस की टॉपिक में अपन बात किए थे प्रीवियस क्लास में चुंबक की बात की, चुंबक की बात हुई थी और चुंबक में कुछ टॉपिक अभी शेष रह गया था। मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट क्लास में अपन फिर डिस्कस करेंगे चुंबक में। और इसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट ऐसे हैं जो और भी अपने को डिस्कस करना है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मानते हैं अपन चुंबक को, चैप्टर को, टेक्निकल में भी और नॉन टेक्निकल में भी। दोनों प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं चुंबक से संबंधित क्वेश्चन। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था कि चुंबकशीलता के आधार पर चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में। अब आज अपन बात करेंगे चुंबक से संबंधित कुछ पद होते हैं जिनके छोटे छोटे पद होते हैं, लेकिन अपने को समझना बहुत ही बेहद ही जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की। चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, इनसे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इनके कुछ इकाई के बारे में भी पूछ लिए जाते हैं, इनका फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। बेवजह ऐसे टॉपिक की डिस्कस नहीं करेंगे जो टॉपिक पेपर को टच नहीं करता है। ठीक है ना दोस्तों? तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार टॉपिक्स से क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए अपन डिस्कस कर रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं। चुंबक के चारों ओर, किसके? चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है। क्या कहा? कि चुंबक के चारों ओर, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है उसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है या चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबक क्षेत्र की दिशा चुंबकीय सुई से निर्धारित किया जाता है। किससे निर्धारित किया जाता है? चुंबकीय सुई से निर्धारित किया जाता है, जिसको अपन कह सकते हैं मैग्नेटिक नीडल्स भी कहते हैं। मैग्नेटिक नीडल्स भी कहते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो आप बता सकते हो आसानी से कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता लगाने के लिए या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का चुंबकीय सुई से निर्धारित किया जाता है। ठीक है ना? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय सुई से निर्धारित किया जाता है, मैग्नेटिक नीडल से निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभावों का अनुभव किया जाता है, क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है ना दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। आपसे पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं या अनुभव किया जाता है उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, चुंबकीय घनत्व कहते हैं, या चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं, तो अपने को टिक लगाना होगा। चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभावों का अनुभव किया जा सके वो क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये चुंबकीय पदार्थ है, यहाँ एन और यहाँ एस है। इस तरह से इस प्रकार का प्रभाव देखे जाते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया।
ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। इनके इस चुंबक के आसपास का जो प्रभाव होता है उनमें भी चुंबक का अनुभव किया जाता है, इस क्षेत्र में भी अनुभव किया जाता है, वो क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में, किसकी बात करें दोस्तों? अब यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट बन गए। अब ये क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में, जिसको कहते हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। हाँ, जो पेपर में पूछे जाते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, किस पद्धति की बात करें? सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति के बारे में पहले डिस्कस कर चुका हूं कि सीजीएस का मतलब क्या होता है। सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब हमने ग्राम की बात की, और एस का मतलब अपन ने सेकेंड की बात की थी कि सीजीएस पद्धति इसे कहते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में वो होता है गॉस। क्या होता है दोस्तों? गॉस की बात करते हैं। आपसे पूछा जाता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में, तो आपको बताना है गॉस होता है। क्या होता है? गॉस की बात करेंगे, GAUSS, गॉस की बात करेंगे। और आपसे कोई पूछ लिया जाए कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक SI पद्धति में क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक यदि आपसे पूछ लिया जाए कि एसआई पद्धति में क्या होता है, तो एसआई पद्धति में होता है टेस्ला। क्या होता है दोस्तों? टेस्ला। क्या लिखेंगे? टेस्ला की बात करेंगे, टेस्ला होता है। ठीक है ना? और आपसे अब गॉस और टेस्ला में कभी कभी ऐसा होता है कि संबंध भी पूछ लिए जाते हैं कि क्या होता है, तो आपको बताना जरूरी है कि एक गॉस बराबर कितना टेस्ला होता है। आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है एक गॉस बराबर कितना टेस्ला, तो 10 पर पावर -4 टेस्ला, 10 पर पावर -4 टेस्ला। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये ना राजस्थान पुलिस देखता, ना पटवारी देखता, ना रेलवे एसएससी, सभी में ये नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं। चुंबक से यदि टॉपिक की डिस्कस कर रहे हैं तो इनमें से ये क्वेश्चन तो पूछना ही पूछना है। ये सबसे निचले स्तर का क्वेश्चन माना जाता, ना कि ऊपर वाले हाई पावर लेवल की क्वेश्चन माना जाता, और ये आपको पता भी होना चाहिए। तो इसलिए इसकी अपन ने डिस्कस कर लिए दोस्तों। चलिए, चुंबक क्षेत्र का मात्रक पूछा जाए सीजीएस पद्धति में तो क्या बताएंगे? गॉस बताएंगे। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक एसआई पद्धति में पूछा जाए तो क्या बताएंगे? टेस्ला। और गॉस और टेस्ला के बीच जो संबंध होती है वो एक गॉस बराबर 10 पर पावर 4 टेस्ला होता है। ये अपने क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। और फिर दोबारा मैं रिपीट करता हूँ कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? चुंबक का वह क्षेत्र या चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक का प्रभाव का अनुभव किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय सुई से निर्धारित की जाती है, मैग्नेटिक नीडल से निर्धारित की जाती है। इसको अपन कंपास भी कहते हैं, इसीलिए इसको अपन चुंबकीय क्षेत्र का आसानी से दिशा निर्धारित कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे चुंबकीय तीव्रता की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी, कितनी तीव्रता से अपने क्षेत्र की ओर प्रवाहित हो रहा है या चुंबक एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। ठीक है ना? उसे कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेट भी कहते हैं, और या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेट फील्ड भी कहते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है ना? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय तीव्रता की बात करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय तीव्रता की बात कर दी है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या? इंटेंसिटी ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंटेंसिटी की बात कर दिया, मैग्नेटिक इंटेंसिटी की भी बात कर दिया। अब ये क्या होता है, किसे कहते हैं? तो सबसे पहले समझने की बात है कि जिस ओर भी चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव होगा या जिस ओर चुंबक का गुण
एक दूसरे को आकर्षित कर रहा होगा, उनके बीच में कितनी तीव्रता से एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। जब दो वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करता है तो कितनी तीव्रता से आकर्षित करता है, उसे ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। ठीक है ना। जितनी प्रबलता से चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के बीच में कनेक्ट हो जाती, आकर्षित हो जाती है, उसे क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जितनी तीव्र गति से प्रबल, जिसको प्रबल मतलब क्या, बहुत ही मजबूत, बहुत ही ये भी कह सकते हो कि तीव्रता से मतलब कि तुरंत ही प्रवाहित चुंबक का प्रवाह जितनी तीव्रता से एक दूसरे की ओर होती है, क्षेत्र में फैला होता है, उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं और चुंबकीय तीव्रता भी कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम कहते क्या है, अब ये होता है, ये किस प्रकार की राशि है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक अदिश राशि है, एक सदिश राशि है। क्या है ये, एक सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब कि जिस ओर भी चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव होगा और जितनी तीव्र गति से जाता होगा वो दिशा फिक्स है, परिमाण भी फिक्स है और दिशा भी फिक्स है। इसीलिए अपन क्या कहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता वो किस प्रकार की राशि है, यह एक सदिश राशि है। हम सदिश राशि की बात करें, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एक प्रकार का सदिश राशि है। और इसका मात्रक, किसका मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक की बात करें, इसका मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। यदि न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर नहीं दिया हुआ है तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। क्या होता है, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर नहीं दिया हुआ है तो वहाँ पे क्या दे सकता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। यदि ये दोनों में से भी नहीं है तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, टेस्ला। क्या लिखा होगा, टेस्ला। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बता दिया कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या है कि चुंबक की जो क्षेत्र में जो इंटेंसिटी होती है वो कितनी तीव्रता से प्रवाहित होकर चुंबक का क्षेत्र कवर कर लेता है, वही क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या एक प्रकार का सदिश राशि है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला। इस तरह से हम अपन लिख सकते हैं कि इस तरह से इनकी मात्रक होती है। चलिए अब अपन बात करेंगे चुंबकीय बल रेखाएं की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट जो इसमें पद आते हैं वो चुंबकीय बल रेखाएं आते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। चुंबकीय बल रेखाएं यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं। लिख भी देता हूं मैं आपको, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं किस प्रकार का गुण उत्पन्न करता चुंबकीय पदार्थ में, इसकी डिस्कस करेंगे। ये भी एक प्रकार का शानदार ही टॉपिक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ व्यू बात करें चुंबक के अंदर तो इनको भी समझना है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस बन के आते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उन स्थान में चुंबक क्षेत्र की दिशा का सतत प्रदर्शन करते रहती है। क्या करते रहती है, सतत प्रदर्शन करते रहती है। क्या कहा, दोबारा एक बार और सुनना कि चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का सतत प्रदर्शन करते रहते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है।
ये कहलाता चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या, एक प्रकार का काल्पनिक रेखाएं को दर्शाता है, सिंपल सी वर्ड में, ठीक है। ये हो गए काल्पनिक रेखाएं, और इसे क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, एक प्रकार का काल्पनिक रेखाएं होती है। चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का सतत प्रदर्शन करते रहती है। सतत प्रदर्शन देख लो किस तरह से प्रदर्शन है, इस तरह से प्रदर्शन करते रहती है, ठीक है ना। चुंबकीय बल रेखाएं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। अब इनके गुण क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं के गुण, ये इस तरह की दिशा प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब क्या, तो इनके गुण भी होते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं के गुण होता है, क्या गुण होता है। अब मान लिया जाए कि हमने आपको बता दिया चुंबकीय पदार्थ है, इधर क्या है एन और इधर क्या है एस, नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण, और इनके बीच में हमने क्या खींच दिया, एक काल्पनिक रेखाएं खींच दी, जिसे हमने क्या कह दिया, चुंबकीय बल रेखाएं कर दी। ये हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की सतत दिशा प्रदर्शित करते रहती, सिंपल से वर्ड में बात कर ली। अब इनकी गुण क्या है, ये गुण को किस तरह से प्रदर्शित करता है, तो नंबर 1 गुण की बात करेंगे कि दो बल रेखाएं, किसकी बात करें, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। इनके अंदर कितनी भी बल रेखाएं हो, ये भी बल रेखा हो गया, ये भी बल रेखाएं हो गए, इस प्रकार से इनके अंदर जो होता है दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। चुंबकीय क्षेत्र जहां प्रबल होता है वहां बल रेखाएं पास पास होती है। क्या कहा, चुंबकीय क्षेत्र जहां प्रबल होता है वहां पर बल रेखाएं पास पास होती है। तो सबसे ज्यादा कहां हो गई, यहां और यहां, ठीक है ना, यहाँ होती है। तो इस तरह से चुंबकीय बल की बात, ये दो गुण होगा। तीसरा गुण होता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समानांतर एवं बराबर बराबर दूरियों पर होती है। ये तीसरा सबसे बड़ा गुण है। क्या कहा तीसरा, कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समानांतर एवं बराबर बराबर दूरियों पर होती है। ये हो गया इसका तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गुण हो गया। लास्ट वाली जो वो भी सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के ऊपर की बात करेंगे, दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं कि चौथा जो गुण है सबसे बड़ी वो है कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है तथा वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, कहाँ से निकलती है, उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में वक्र बनाते हुए प्रवेश कर जाती है, ठीक है ना। ये हो गया। चुंबक के अंदर की बात करें, ये तो बाहर की बात कर दी, ये कहाँ बात कर दी, ये आपसे पूछ लिया जाता है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गुण है, आपको ये गुण ध्यान रखना कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है और क्या बनाते हैं, वक्र बनाते हुए ये दक्षिण ध्रुव में प्रवेश कर जाती है। तो ये प्रवेश कर गया। और चुंबक के अंदर की बात करेंगे, किसके अंदर, चुंबक के अंदर, ये दक्षिणी ध्रुव से निकलती है और ये उत्तरी ध्रुव को प्रवेश कर जाती है। यानी चुंबक का जो गुण होता है वो बाहर में उत्तर से दक्षिण की ओर होता है और अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। सबसे मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, पेपर में पूछा जाता है कि चुंबक की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो आपको बताना है कि चुंबक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि चुंबक के ऊपर जो होता है चुंबकीय बल रेखाएं जो गुजरती है वो उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरती है, जबकि चुंबक के अंदर चुंबक का जो गुण होता है वो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवेश होती है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है चुंबकीय बल रेखाएं की। मैं 4 सबसे अहम गुण के बारे में बताया कि चुंबकीय बल रेखाएं के बारे में। चुंबकीय बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को सतत प्रदर्शन करते रहती है।
ठीक है। उसके बाद मैंने बताया चुंबकीय बल गुण क्या होता है। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट गुण आप मान लेते हो कि जो दो बल रेखाएं होती है एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। दूसरा बताया चुंबकीय क्षेत्र जहां प्रबल होता है वहां पे चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती है। तीसरा आप इसी को मान लो कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है वो सदैव चुंबक से उत्तरी ध्रुव से निकलती है और वो वक्र बनाते हुए दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती है, और चुंबक के अंदर से होती वो दक्षिण से कहाँ आ जाती है, उत्तर की ओर आ जाती है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की मैंने बात किया, ठीक है ना, ये क्लियर आपको समझना चाहिए। चौथा अपन ने बात किया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर क्या होते हैं, समानांतर एवं बराबर बराबर दूरियों पर होती है। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की अपन ने डिस्कस किया चुंबकीय बल रेखाएं की। ये हो गया चुंबकीय बल रेखाएं। अब अपन बात करते हैं चुंबकशीलता का। ये भी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, चुंबकशीलता। चुंबकशीलता को हम परमिएबिलिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी, ठीक है ना। आप चुंबकशीलता को आप अपनी भाषा में समझना चाहते हो तो पारगम्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, पारगम्यता। प्रवेश्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रवेश्यता भी कहते हैं। चुंबकशीलता का मतलब क्या क्या होता है चुंबकशीलता, किसे कहते हैं चुंबकशीलता, चुंबकशीलता का मीनिंग क्या बताया। चुंबकशीलता का मतलब क्या, चुंबकशीलता का मतलब पारगम्यता प्रवेश्यता, मतलब जिसमें आसानी से सुगमता से चुंबक के गुण आ जाए, वही क्या कहलाया, चुंबकशीलता कहलाता है, ठीक है ना। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबकीय पदार्थ रखा जाता है तो उससे होकर अधिक से अधिक चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती है तो उसमें किस प्रकार के गुण आ जाते हैं, चुंबकशीलता का गुण आ जाते हैं। उसे क्या कहते हैं, चुंबकशीलता। दोबारा रिपीट कर देता हूं, जिसमें अधिक से अधिक चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती, जिनमें आसानी से चुंबक के गुण बन जाते हैं और अधिक बन जाते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाता, चुंबकशीलता कहलाता, परमिएबिलिटी कहलाते हैं, पारगम्यता कहलाता, प्रवेश्यता कहलाता है। जिसमें आसानी, किसी प्रकार का विरोध करने का गुण नहीं है, आसानी से चुंबक के गुण बन जाए, वही क्या कहलाता, चुंबकशीलता कहलाता है। अब यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं कि चुंबकशीलता का मान कहीं ज़्यादा होता है और कहीं कम होता है। तो आपसे ये भी बताना है किसी पदार्थ की चुंबकशीलता हवा की तुलना में, जो हवा की तुलना में होता है वो बल रेखाओं के चालन की उसकी शक्ति पर निर्भर करता है। अर्थात पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसके भीतर चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता बढ़ जाती है या घट जाती है तो वो चुंबकशीलता कहलाती है। सिंपल से एक लाइनर की परिभाषा दिया जाए तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसके भीतर चुंबकीय बल रेखाओं की सघनता बढ़ जाती है, सघन यानी पास पास, या घट जाती है तो वो क्या कहलाती है, चुंबकशीलता कहलाती है। चुंबकशीलता को हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे, म्यू से। इसलिए म्यू बराबर क्या होता है, अब इसके पास फार्मूला भी पूछ ले, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ दोस्तों। चुंबकशीलता का मतलब होता है कि जब कोई चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें आसानी से अधिक चुंबक के गुण प्रवेश कर जाते हैं। इनका विरोध करने वाला नहीं होता, बहुत ही कम होते हैं विरोधी, और इसमें चुंबकत्व अधिक से अधिक बन जाते हैं, वही क्या कहलाते हैं, चुंबकशीलता कहलाते हैं, सिंपल वर्ड में। अब चुंबकशीलता को अपन किससे डिनोट करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं, और म्यू बराबर होता है यहाँ पे B/H, ठीक है ना। अब ये B क्या है और H क्या है। V का मतलब होता है चुंबकीय पदार्थ में प्रति वर्ग मीटर से गुजरने वाली बल रेखाएं, और H क्या है, हवा में प्रति वर्ग मीटर बल रेखाओं की संख्या। तो चलिए बेटा आपको मैं यहाँ पे दोस्तों में लिख दूं कि जहाँ
B बराबर क्या है और H बराबर क्या है। B बराबर मैंने बता दिया आपको कि B बराबर किस तरह से कर सकते हो, चुंबकीय पदार्थों में, किसमें, चुंबकीय पदार्थों में प्रति वर्ग मीटर, क्या, प्रति वर्ग मीटर से गुजरने वाली बल रेखाएं, मीटर से गुजरने वाली बल रेखाएं, इसको किससे डिनोट कर दिया, V से डिनोट कर दिया। और ये H बराबर क्या लिख दिया, हाँ, हवा की बात कर दी। किसकी बात कर दी मैंने, हवा में प्रति वर्ग मीटर से गुजरने वाली बल रेखाएं, ठीक है ना, इस तरह से। और म्यू क्या है आपको बता दिया, चुंबकशीलता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका, अब इसका अपने को पूछ लेगा कि इसका मात्रक क्या होता है, तो अपन आसानी से बता सकते हैं चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है, इकाई क्या होता है। लिखेंगे यहाँ पे, चुंबकशीलता का जो मात्रक होता है उसे कहते हैं हेनरी प्रति मीटर। क्या होता है, हेनरी प्रति मीटर। चुंबकशीलता का मात्रक या इकाई क्या होता है, हेनरी प्रति मीटर होता है, हेनरी प्रति मीटर होता है। आपको ध्यान रखना है ये, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये भी पूछे जाते हैं कि चुंबक से एल्युमिनियम की चुंबकशीलता लोहे से कम होती है, क्योंकि लोहे में चुंबकशीलता का मान अधिक होता है और एल्युमिनियम में कम होता है। ये अपने को पता होना चाहिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको लिख दूं यहाँ पे, सबसे ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपरों में। जो क्वेश्चन आते हैं वो यही आता है कि चुंबकशीलता एल्युमिनियम की तुलना में लोहे में होता है कम या अधिक। आपको बताना पड़ेगा कि कम या अधिक। क्या बोला मैंने, एल्युमिनियम की चुंबकशीलता लोहे की तुलना में कम होता है। किसमें कम होता है, लोहे से कम होता है, ना कि लोहे का कम होता है, ठीक है ना। लोहे का अधिक होता है और एल्युमिनियम का कम होता है। तो यहाँ पे सबसे नोट में लिख भी दूं आपको, एल्युमिनियम की चुंबकशीलता लोहे की तुलना में क्या होता है, कम होता है। और ये क्वेश्चन हर बार पूछे जा चुके पेपर में, कहीं न कहीं एनटीपीसी भी इसको टच करती है। जितने भी रेलवे का पेपर होता है, भले ग्रुप डी का क्यों ना हो, टिकट कलेक्टर क्या क्यों ना, स्टेशन मास्टर क्या क्यों ना, JNIN का भी क्यों ना, हर पेपर में ये क्वेश्चंस इस टॉपिक से यदि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साइंस तो रेलवे के लिए सबसे, आपको ही पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो एल्युमिनियम की चुंबकशीलता लोहे की तुलना में कम होती है, ठीक है ना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये अपन ने बात कर लिया, चुंबकशीलता की बात कर ली। किसकी बात कर ली दोस्तों, चुंबकशीलता। अब बात करेंगे चुंबकीय प्रवृत्ति की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, चुंबकीय प्रवृत्ति की। चुंबकीय प्रवृत्ति की बात करेंगे। प्रवृत्ति का मतलब होता है कि किसमें इस प्रकार के गुण आसानी से आ सकते या नहीं आ सकते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं इसको हम। और ये होता क्या, चुंबकीय प्रवृत्ति का मतलब कि कितनी सुगमता से अधिक कोई पदार्थ चुंबकीय गुण ग्रहण कर सकता है। कितनी सुगमता से कोई चुंबकीय पदार्थ चुंबक को ग्रहण कर सकता है, तो ही उसकी क्या होती है, प्रवृत्ति कहलाती है। जिसको अपन लक्षण भी कह सकते हैं। इनकी लक्षण ये है, ये इतनी प्रवृत्ति रखता है, किसी चीज़ को तुरंत समझ जाता है, तुरंत ग्रहण कर लेता है, वो क्या कहलाता है, उस वस्तु का प्रवृत्ति कहलाता है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं चुंबकीय प्रवृत्ति की, जिसको कहते हैं मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, ठीक है ना, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी। और ये होता क्या है, मैं आपको एक लाइन बता दूं, किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति से यह समझा जाता है कि वो पदार्थ कितनी सुगमता से कितना अधिक चुंबकत्व का गुण ग्रहण करता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र अर्थात चुंबकीय पदार्थ
पदार्थ को चुंबकित करने वाला जो बल होता है, यदि अधिक से अधिक तीव्रता से किसी चीज को ग्रहण करता है तो ये क्या कहलाएगा? चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाता है। ठीक है ना, तो मैं यहां लिखता हूं चुंबकीय प्रवृत्ति। क्या बताया दोस्तों? चुंबकीय प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? चुंबकीय प्रवृत्ति का मतलब होता है कि वह पदार्थ कितनी सुगमता से कितना अधिक चुंबकत्व का गुण ग्रहण कर सकता है। जिस पदार्थ में अधिक से अधिक सुगमता से चुंबकत्व गुण ग्रहण कर ले, उस पदार्थ का क्या कहलाता है? चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है। और कितनी तीव्रता से करता है, कितनी बल रेखाएं आप अपने अंदर ले सकता है, कितनी चुंबकीय क्षेत्र आपस में रख सकता है। ठीक है ना, तो हम इसे जो डिनोट करते हैं वो आपको x से डिनोट कर सकते हैं, k से भी, स्मॉल k से भी डिनोट किया जाता है। हाँ, तो चुंबकीय प्रवृत्ति बराबर मैं आपको यहाँ पे x बराबर लिखता हूँ, और x बराबर जो सूत्र होता है वो होता है 1/h। क्या होता है दोस्तों? 1/h होता है। ठीक है ना, बराबर के जो नियतांक कहलाते हैं। ठीक है ना, आप यहाँ से ये समझ सकते हो कि इसका मतलब क्या? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि किसी में चुंबकत्व का जो गुण होता है ग्रहण करने का कम होता है और किसी में अधिक होता है। ये किस पे निर्भर करता है? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अर्थात चुंबकीय प्रवृत्ति का जो गुण होता है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। किसी में आसानी से सुगमता से चुंबकत्व गुण ग्रहण कर लेते हैं और किसी में उनमें कठिनाई होती है और किसी में वो बिल्कुल ही ग्रहण नहीं करते। यही उस पदार्थ का क्या होता? लक्षण होता, और उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रवृत्ति। और इसे किससे डिनोट करते हैं? x से डिनोट करते हैं। और क्या लिखते हैं? 1/h बराबर k क्या है? नियतांक, जो क्या बताती है कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। यहाँ आप सिंपल सी भाषा में कर सकते हो कि यह जो k है इसे ही क्या कहते हैं? k नियतांक चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। और कितनी तीव्रता से, H का मतलब क्या होता है? कितनी तीव्रता से वो ग्रहण करता है। चलिए, तो ये हो गया चुंबकीय प्रवृत्ति की बात। अब जो मेन टॉपिक अब आएंगे अपने पेश, वो ये आता है कि चुंबकीय प्रभाव। सबसे पहले चुंबकीय प्रभाव के बारे में चुंबकीय प्रभाव को किसने परिभाषित किया या चुंबकीय प्रभाव के बारे में किसने बताया? ठीक है ना, चुंबकीय प्रभाव की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? चुंबकीय प्रभाव की बात करेंगे। और चुंबकीय प्रभाव में सबसे पहला था चुंबकीय प्रभाव। जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके आसपास में चुंबकीय प्रभाव देखा जाता है। तो जब चुंबकीय प्रभाव देखा जाता है तो इनके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? तो विद्युत चुंबकीय प्रभाव इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रभाव। और विद्युत चुंबकीय प्रभाव के बारे में सबसे पहले बताने वाला व्यक्ति कौन था और किस तरह से बताया, ये अपने को समझना जरूरी हो सकता है। जब आप ये समझ लोगे कि भाई कि इसके माध्यम से अपने को चुंबकीय प्रभाव देखा गया था, तो आप समझ जाओगे। तो चुंबकीय प्रभाव के बारे में सर्वप्रथम बताया था ओरस्टेड ने बताया था। किसने बताया था? ओरस्टेड ने बताया था। ठीक है ना, ये आता है क्वेश्चन पेपर में और आपको ये ध्यान रखना है। ये आ जाते हैं। अब अपन जो बात करेंगे वो इस सबसे अहम टॉपिक होती है जिनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं, और वो टॉपिक होता है भूत चुंबकत्व की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? भूत चुंबकत्व की बात करेंगे। भूत चुंबकत्व क्या होता है? भूत चुंबकत्व से पहले मैं आपको बता दूं कि उसमें अपन डिस्कस करेंगे क्यूरी तापमान की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्यूरी ताप का। क्यूरी टेम्परेचर की बात करेंगे। आपसे ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, बार बार ये क्वेश्चंस आते भी ये पेपर में कि होता है क्यूरी ताप क्या है, किसे कहते हैं। ठीक है ना, क्यूरी टेम्परेचर किसे कहते हैं? जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाता है, जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है के परम ताप
T के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या होगा कि क्यूरी ताप को अपन किससे डिनोट करें? K से, और ये डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/T। सिंपल से बात। जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाता है, जब किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, तो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति K का जो मान होता है वो परम ताप के क्या होते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक, यानी व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी K समानुपाती 1/T की बात कर ली। इसे ही हम कहते हैं क्यूरी का नियम। इसे ही क्यूरी का नियम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? क्यूरी का नियम कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो या तो फार्मूला से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, या ये पूछ लिया जाता है कि क्यूरी टेम्परेचर लोहे का कितना होता है और किसका होता है। इस तरह से आप बात कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे अहम टॉपिक यहाँ जो पूछे जाती है वो होता है कि ताप बढ़ने से K का मान क्या होता है? ताप बढ़ने से K का मान क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? तो जहां ताप बढ़ेगा तो K घटेगा। ताप बढ़ेगा, टेम्परेचर का मान बढ़ता है तो क्यूरी ताप क्या होता है? घटता है। और यदि ये घटता है तो ये बढ़ता है। इसीलिए क्या लिखा अपन ने? इन्वर्सली, डायरेक्टली इन्वर्सली क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। तो ये अपनी बात अपन ने कर ली इस तरह से। ठीक है ना। ताप बढ़ाने पर एक ऐसा ताप आता है जिस पर यह लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। बात धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाते रहते हैं तो ताप का एक ऐसा मान आता है कि धीरे धीरे लौह चुंबकीय पदार्थ किस में बदल जाता है? अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। ठीक है। अपन डिस्कस कर रहे हैं क्यूरी टेम्परेचर का। क्यूरी टेम्परेचर में क्या कहा कि जब लौह पदार्थ को गर्म किया जाता है तो क्यूरी ताप जो K होता है वो परम ताप T के डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी K इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/T की बात कर दिए। अब यहाँ T का मान तापमान का बढ़ता है तो इसका मान घटेगा, क्यूरी ताप घटेगा। ठीक है ना। ये आ गया। नेक्स्ट पॉइंट अपन ने बात कर लिया इसी के अंदर कि ताप बढ़ाते जाने पर एक ऐसा ताप आता है कि जिस ताप पर यह लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है, तो हम क्या कहते हैं? इस ताप को क्यूरी ताप कहते हैं। ठीक है ना। क्या कहते हैं? क्यूरी ताप कहते हैं। आपको दोबारा मैं बता दूं क्यूरी ताप किसे कहते हैं? ताप बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा ताप आ जाता है जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? क्यूरी ताप कहते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ से किस में बदल जाता है? अनु चुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। अब वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पे ये इसमें बदल जाता है? तो जिस ताप पर बढ़ाते बढ़ाते जिस ताप पर वो ताप क्या हो सकता है? तो जिस ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है वो ताप क्या कहलाएगा? क्यूरी ताप कहलाता है। ठीक है ना। उसे हम क्या कहते हैं? क्यूरी ताप कहलाता है। जैसे आपसे कोई पूछ लिया जाए कि लोहे का कितना होता है क्यूरी तापमान, निकिल का कितना होता है क्यूरी तापमान, कोबाल्ट का कितना होता है क्यूरी ताप, तो आप आसानी से बता सकते हैं। लोहे का जो क्यूरी तापमान होता है वो लगभग 973 केल्विन होता है। कितना होता है दोस्तों? 973 केल्विन होता है। लोहे का क्यूरी तापमान 973 केल्विन होता है। और कोबाल्ट का कितना होता है? 373 केल्विन होता है। कितना? 373 केल्विन। और आपसे पूछ लिया जाए निकिल का कितना होता है, तो 673 केल्विन होता है। 673 केल्विन। ठीक है ना। लौह चुंबकीय पदार्थ जिस ताप पर अनुचुंबकीय पदार्थ पे बदल जाता है वो ताप क्यूरी ताप कहलाता है। और लोहे का जैसे लोहे का क्यूरी ताप कितना हो गया? 973 केल्विन हो गया। ठीक है ना। कोबाल्ट का आपके पास होगा 373 केल्विन और आपके निकिल का होगा 673 केल्विन। क्यूरी ताप जो होता है वो कहीं न कहीं जिस सिचुएशन में बदल जाए उसे ही कहते हैं। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है किस तरह से होता है। क्यूरी ताप से ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ की जो प्रकृति होती है या लौह चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है उस ताप का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितना ताप क्यूरी बिंदु से ऊपर रहता है, जितना
ताप क्यूरी बिंदु से ऊपर रहता। वही बात इस टॉपिक से डिस्कस कर ली अपन ने। ये हो गया क्यूरी ताप। अब बात करेंगे डोमेन की, बात करेंगे डोमेन। डोमेन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? डोमेन। डोमेन क्या होता है? तो जिन चुंबकीय पदार्थ में अनगिनत, जिनकी गिनती नहीं किया जा सके, जिन चुंबकीय पदार्थ में या जिन पदार्थ में परमाणुओं की संख्या अनगिनत हो, असंख्य हो, उसे ही क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। और पास पास हो, बिल्कुल सघन मात्रा में हो, परमाणुओं की संख्या बिल्कुल ही पास पास की मात्रा में हो, बिल्कुल सटे सटे हो, वो क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। अपनी भाषा, सरल भाषा में ध्यान रखना कि जिन पदार्थ में परमाणुओं की संख्या अनगिनत हो और सघन क्षेत्र में फैला हो, उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं? हम डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी किसी पदार्थ में परमाणुओं के समूह को, परमाणुओं के असंख्यक समूह को हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। और एक डोमेन बराबर पूछ लिया था कितने होती है, तो एक डोमेन बराबर आपको बताना है 10 पर पावर 18 से 10 पर पावर 21 तक परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? 21 तक परमाणु होते, ये पूछ लिया जाता है। एक डोमेन बराबर कितने परमाणुओं की संख्या, तो 10 पर पावर 18 से 10 पर पावर 21 तक परमाणु की संख्या होते हैं। डोमेन किसे कहते हैं? फिर से बता दूं, परमाणुओं की असंख्य संख्याओं के समूह, परमाणुओं के असंख्य, जिसकी संख्याओं को काउंट नहीं कर सकते हैं, अनगिनत संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? हम डोमेन कहते हैं। यह डोमेन मतलब जिन पदार्थ में परमाणु की संख्या अधिक होगी, उनमें चुंबकत्व का गुण भी अधिक होगा, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? डोमेन। अर्थात एक डोमेन बराबर कितने परमाणु की संख्या, तो 10 पर पावर 18 से 10 पर पावर 21 तक परमाणु की संख्या हो सकता है। ये डोमेन की बात कर दिया। चलिए दोस्तों, मैं दोबारा एक बार और आपको बता दूं कि क्यूरी ताप के बारे में। क्यूरी ताप आपको समझना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाता है, जब लौह चुंबकीय पदार्थ को क्या किया जाता है? गर्म किया जाता, तो यानी उसको किससे डिनोट किया जाता है? क्यूरी ताप को हम कैसे डिनोट करते हैं? जब लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाता है तो क्यूरी ताप परम ताप के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इसे हम क्या कहते हैं? क्यूरी ताप के नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूरी का नियम या क्यूरी ताप का नियम कहते हैं। यानी K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/T होता है। ये तो हो गया क्यूरी ताप का नियम, ठीक है ना। T यानी परम ताप, इस ताप का मान बढ़ता है तो क्यूरी ताप क्या होगा? घटते जाते हैं, ठीक है ना। एक पॉइंट। अब अपन क्या, यह ताप बढ़ते बढ़ते एक ऐसी ताप आ जाती है कि जिसपे लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाते हैं, तो उस ताप को क्या कहते हैं? क्यूरी ताप कहते हैं। जैसे लोहे की क्यूरी ताप बता दिया मैंने, केल्विन के आपको मैंने कोबाल्ट का बता दिया और निकेल का बता दिया, ठीक है ना। लोहे का आपके बारे में हमने बताया 973 केल्विन होता है, कोबाल्ट का बताया मैंने 373 केल्विन होता है, निकेल का बताया आपको 673 केल्विन के लगभग होता। आप चाहो तो इसे डिग्री सेल्सियस में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस टॉपिक की अपन डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जब अपन टेम्परेचर उष्मा की बात करेंगे तब आपको आसानी से मैं बता दूंगा किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता। हो सकता है वहाँ केल्विन के बजाय आपको डिग्री सेल्सियस में भी पूछ ले कि लोहे का क्यूरी ताप होता है डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में ना दे रखे तो डिग्री सेल्सियस में भी पूछ सकता है, तो हम आसानी से उसको क्या कर सकते हैं? रूपांतरण कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब उसके बाद अपन ने बात किया था डोमेन की बात की थी। तो डोमेन क्या बताया कि जिन पदार्थों में परमाणुओं के असंख्य समूह होते हैं उसे क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। और जिन पदार्थ में परमाणुओं की संख्या असंख्य होगी उनमें चुंबकत्व का गुण भी अधिक आने की संभावना क्या होती है, ठीक है। और एक डोमेन बराबर मैंने क्या बताया कि एक डोमेन बराबर होता है अपने 10 पर पावर 18 से 10 पर पावर 21 परमाणु होते हैं। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये हमेशा ये आती रहती है। यदि किसी पदार्थ में, चुंबकीय पदार्थ में यदि चुंबकीय तीव्रता अधिक हो तो समझ जाना उनमें डोमेन के कारण उनमें चुंबकीय पदार्थ की तीव्रता अधिक होती है। जिन पदार्थों में चुंबकत्व अधिक है, इसका मतलब क्या, उनका कारण क्या है? डोमेन। और डोमेन के कारण ही उनमें चुंबकीय तीव्रता की मात्रा भी अधिक होती है।
अब हम बात करेंगे भूत चुंबकत्व की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? भूत चुंबकत्व की बात करेंगे। भूत चुंबकत्व क्या होता है? चलो, इस छोटे से टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक की डिस्कस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको आई होप से मुझे उम्मीद है कि आपको चुंबक का चैप्टर 3 क्लास में आपकी कंप्लीट हो रही है, 3 लेक्चर में कंप्लीट होगी। छोटा छोटा टॉपिक मैंने आपको लेकर पढ़ा रहा हूँ। तो अब जो नेक्स्ट भूत चुंबकत्व की बात करेंगे वो हम नेक्स्ट सेशन में बात कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे। तब तक के लिए राम।